नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसन पॉडकास्ट। यूसन पॉडकास्ट के माध्यम से हम हमारे शहर की या यूं कह लें कि विदर्भ की अलग अलग शख्सियतों से हमारे दर्शकों को हम रूबरू कराते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत व्यापक तौर पर और बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र को एक तरीके से किसी भी क्षेत्र के विकास के तौर पर जो है वो देखा जाता है, और विदर्भ के औद्योगिक विकास की हम लगातार यूसीएन जो है वो चर्चा करते आया है। तो विदर्भ के एक तरीके से औद्योगिक विकास में कई लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आज जिस शख्सियत के साथ में हम यूसन के स्टूडियो में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जिन शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ या उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ या उनसे जो होने वाली बातचीत है आप सुनोगे, तो वो उनकी जो उद्योगपति या उनकी जो उद्यमशीलता थी, उसकी जो पहचान थी, उस पर आजकल थोड़ा सा कम बात करते हैं। नए तरह का जो जीवन उन्होंने, सामाजिक जीवन जो है वो अपना लिया है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, उनके हर एस्पेक्ट से हम हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं और उनके बारे में हम जानकारी दें। हम बातचीत कर रहे हैं पद्मेश गुप्ता जी की, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मुझे यकीनन ये जानकारी है कि जो लोग यूसन का पॉडकास्ट देख रहे होंगे और नागपुर के बाशिंदे होंगे या विदर्भ के बाशिंदे होंगे, तो अपने जीवन में पेपर में कम से कम किसी भी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में एक बार पद्मेश गुप्ता जी का नाम जो है वो आपने ज़रूर सुना होगा। तो पद्मेश गुप्ता जी से हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका सोशल मीडिया हैंडल देख रहा था, हम बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपने एक शेर उसमें पोस्ट किया हुआ है। शेर व शायरी का भी बड़ा आप शौक़ रखते हैं, तो उसी के साथ में हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। होने थे जितने खेल मुकद्दर हो गए, हम भी नाव टूटी लेकर समंदर हो गए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहला सवाल तो आपसे मेरा यही है, एक जीवन जिसमें संघर्ष, और उस संघर्ष से निकलकर एक बड़े उद्योगपति आप बनते हैं। कोयले और बिजली के क्षेत्र में आपका उद्योग रहा है। एक ऐसा शख्स जो कोल के बिजनेस में एक समय में देश के टॉप 3 बिजनेसमैन में शामिल है या शामिल रहा है, वो आज अपने सारे व्यापार को छोड़कर सिर्फ एक काम में जुटा हुआ है, गौ सेवा के। ये बदलाव कैसे हुआ और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? मैं इसमें पूरा की पूरा श्रेय जो है, मैं भी एक कविता से ही चालू करूँगा कि प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, और बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों से अश्रु बरसते हों पर अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने हंसने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और घनघोर अंधेरी रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। दुनिया में जो सुख दिखता है, असल में वो सुख होता नहीं, प्रभु के सेवा में तर हो जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। कि अगर भगवान की भक्ति करना है तो भगवान की जो सबसे प्रिय है, जो मुझे बचपन से धरोहर में मिली, गौ सेवा। तो शायद जैसे राम को वनवास मिला था तो तब वो राम राजा बने, तो प्रभु ने मुझे भी एक व्यापारिक वनवास की ओर ढकेला कि मैं अपनी ऊर्जा को, सारी ताकत को गौ सेवा में खर्च करूं। तो मुझे लगा इसमें भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ दो और इस विषय को ही अपना आधार बनाऊं। मैंने वो सुख तो देश के नंबर 2-3 का बहुत सुख झेला है। मैंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, बहुत ग्लैमर की दुनिया में भी रहा हूँ, लेकिन मैं यकीन मानिए द्विवेदी जी, मुझे जो सुख ये सेवा में मिल रहा है, शायद राजा महाराजा भी वो सुख नहीं ले पाते। तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ, और जो भी परिस्थितियाँ हुई मैं उसको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतने सुंदर कार्य में
भगवान ने मुझे लगाया कि मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंद में हूँ कि मैं किसानों के लिए, मैं गौ माता के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। पर सवाल मेरे मन में ऐसा एक आ रहा है कि मौजूदा दौर में ना केवल हमारे सामान्य लोगों के जीवन में बल्कि उद्योगपतियों के जीवन में भी ये चलता है कि आप के बिजनेस का टर्नओवर 100 करोड़ है तो वो 200 करोड़ कैसे हो, वो 500 करोड़ कैसे हो, मेरी कंपनी का आईपीओ कैसे आए, ये फली फली जगह पे लिस्टेड कैसे हो। फिर एक रेस ये भी हो जाती है कि हम देश में रेस में आए, फिर हम वैश्विक स्तर पर रेस में आए। ये सारी चीज़ों को छोड़कर आप गौ सेवा में लग गए और आजकल आपकी पहचान भी जो है, आप गोवत्स पद्मेश गुप्ता लिखते हैं। तो वो छोड़ना ज़्यादा मुश्किल था या ये ज़्यादा पकड़ना आसान था? मैं चाहता हूँ कि आप वो प्रक्रिया बताइए, वो प्रोसेस बताइए कि वो प्रोसेस आखिर इतना आप में उसने बदलाव कर दिया। एक तो आपको धार्मिक व्यक्ति होना, बहुत सामान्य सी बात है कि बहुत सारे लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ में मिशन के तौर पर आप एक काम में जुट जाना, जबकि आपके पास में इतनी सारी चीज़ें हैं हासिल करने को लेकर। मैं पैदाइशी विजनरी हूँ। मुझे बिज़नेस की समझ जो है वो मेरे ग्रैंडफादर से मिली, और मैं बहुत छोटी सी उम्र में कुछ चॉकलेट की लालच में बोलो, कुछ पैसों के लालच में, मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मैं उनको खुश करने के लिए उनके बही खाते लिख देता था। मतलब एक वो भी उनका काम निकालते थे। और मारवाड़ी आदमी वैसे भी व्यापार में बड़ा चतुर तो रहता है और अगर कुछ पैसा मिल रहा है तो स्कूल से आता था तो दादाजी की भाई खाते रोजमेल बोलते थे उस समय, रोजमेल और खतावनी। तो मैं रोजमेल और खतावनी दादाजी के लिखता था, तो दादाजी से मैंने उनके साथ बैठता था। तो दादाजी रामायण के इतने बड़े मर्मज्ञ थे, वो बहुत मतलब अपने समय पे वो मतलब अपने पूरे देश के सबसे बड़े जंगल के ठेकेदार थे। हम लोग यहाँ आए भी, हमारा फॉरेस्ट का काम था, जंगल ठेकेदारी थे दादाजी की। कहाँ पर? राजस्थान में? नहीं, यहाँ पे अपने महाराष्ट्र में। मेरे दादाजी ने पहले किराने की दुकान लगाई, किराने की दुकान लगाने के बाद में फिर धीरे धीरे प्रगति करता आदमी, तो वो फिर फॉरेस्ट अपने पहले विदर्भ जो सीपी, आज भी सीपी टिक सबसे ज़्यादा फेमस है, तो सीपी टिक जो है वो सबसे बड़े, हम लोग उसके मतलब फॉरेस्ट की कटिंग करते थे, मतलब उसका जो है 12 मशीनों में हमारा ही माल जाता था मैक्सिमम। तो दादाजी वॉज लीडर। तो वो बीमार थे, तो उनके जितने जो बहीखाते वगैरह मैं कभी उनको मदद करता था, लिखता था, तो उनसे मैंने बहुत सीखा। लेकिन उनके साथ मुझे मज़ा आता था, जब उनके साथ बैठता था तो जो भी उनसे मिलने आता था तो उनको हर बात पे वो रामायण की चौपाई से बताते थे। मैंने जैसे बड़ी बात को करना है तो वो छोटी सी चौपाई बोल के वो उनका समझा देते थे। तो बचपन से व्यापार के जो तरीके हैं और व्यापार का जो फलीभूत होना, वो मैंने उनसे सीखा कि फल क्या होना चाहिए व्यापार का। 72 से लेके 79 में मेरे दादाजी गुजरे। उस समय व्यापार धीरे उतरते, 72 में एक नेशनलाइजेशन फॉरेस्ट का हुआ देश का, सेंट्रल, फिर स्टेट में 79 में पूरी तरह से हो गया। और मेरे फादर उनको मदद करते थे, लेकिन वो भी आध्यात्मिक में रहने के कारण वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे व्यापार में। दादाजी की डेथ होने के बाद फैमिली में एकदम से एक जिसको बोलते हैं बिजनेस कोलैप्स हो गया। कोई भी हमारे पास व्यापार नहीं था। एक धर्मपेट में मकान था, उसके थोड़ा बहुत किराया आता था, तो उससे बड़ी मुश्किलों से घर चलता था। मेरी दूसरे गुरु है मेरी माँ, पहले मेरे दादाजी और मेरी माँ। मेरे जीवन में मैं उनको हरदम याद करके बहुत भावुक होता हूँ कि अगर गौ सेवा या मेरे में जो भी अच्छाई है, मेरे रगों में जो दौड़ रही है, वो उनकी दी हुई है। उन्होंने नैतिकताएं सिखाई, उन्होंने धर्म क्या होता है वो सिखाया, उन्होंने कर्म क्या होता है वो सिखाया, और मैं मेरी माँ को ब्लाइंडली फॉलो करता था। वो बहुत आध्यात्मिक थी, बहुत भक्त थी। तो उनके सपने थे कि हम बहुत बड़ी धर्मशालाएं बनाएं, हम बहुत सेवा कार्य करें, हम बहुत बड़ी गौशालाएं बनाएं। हमारे जो हमारा पैतृक घर है सीताबर्डी में, उसमें जितने खंबे थे उसमें गाय बंधा करती थी।
और दादाजी इतने स्ट्रिक्ट थे कि कोई नौकर घर में था नहीं, तो मेरी माँ ही वो सारी गौ सेवा 11-12 गाय की करती थी। और हम स्कूल थे, मैं तो कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, एसएफएस में जाता था टाई लगा के, लेकिन जब आता था तो मेरी माँ बिल्कुल पसीना पसीना गाय की सेवा कर रही, गोबर उठा रही, तो उनके देख के मेरा मन बहुत द्रवित होता था। तो मैं भी कोशिश करता था कि हम उनको मदद करें, उनको थोड़ा सुख पहुँचाएँ। तो वो गौ सेवा बाय डिफ़ॉल्ट बोल दो वह मिली। और गाय का दूध भी दुहा है मैंने कई बार, वो बहुत आनंद लगा। लेकिन साथ में दादाजी का और माँ का जो कॉम्बिनेशन है, तो दादाजी से मैं व्यापार सीखा मैंने, और माँ से मैंने भक्ति सीखी, गौ सेवा सीखी। तो व्यापार जब ये हमारा तकलीफ़ में आया, तो दोस्तों के साथ मिलके हमने सोचा कि क्या करना चाहिए, क्या व्यापार करना चाहिए। तो उसमें अपना विदर्भ में, क्योंकि या तो टिम्बर है या तो मिनरल्स है, कोल है, तो हमने फिर वो बिज़नेस करना चालू किया। बिज़नेस में यकीन मानो कि मैं हरदम एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हरदम इंसान को सपने बड़े देखना चाहिए। वो मेरी माँ ने दिखाया मुझे कि छोटा सोचना नहीं, बड़े सपने देखो, उसको पूरे करने के लिए मेहनत करो। तो वो हरदम बोलती थी, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं बोलता था कि जैसे कई बार बड़े बड़े प्रोग्राम हम दूसरे जगह जाते थे, तो कोई बड़े उत्सव हो रहे और हमारे पास पैसे नहीं थे उतने, तो माँ बोलती थी, बेटा तू कमाना, तब तू ऐसी भागवत कराना, तू कमाना तो ये करना। तो जो सच बताऊं तो मैं ये, हमारी माँ ने ग्लैमर की साइड कभी क्या है नहीं कि कमाना तो तुम रोल्स रॉयस खरीद लेना या कमाना तो हवाई जहाज खरीदना, वो शौक ही नहीं रहा है। कमाना तो बहुत बड़े भंडारे कराना, कमाना तो बहुत बड़े ये कथा कराना, रमेश भाई ओझा और मुरारी बापू ये हमारे यही स्टार रहे हुए। तो कमाने की ललक उस कारण पैदा हुई। लेकिन जब जैसे जैसे मैं कॉरपोरेट में आगे बढ़ता गया, प्रभु ने मेरे को सक्सेस देते गए, तो एक समय पे मैं मतलब टॉप 3 पे भी आया। अलग अलग तरह की पॉलिसी के डिफ़िकल्टीज़ है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, कुछ जिसको क्या बोलते हैं कि डिमांड और सप्लाई गैप बोलो, या मैं किस्मत की बात बोलूं कि एक समय ऐसा आया कि मैं एकदम पीक पे था और एक समय ऐसा आया कि मैं ज़मीन पे धड़ाम से गिरा। लेकिन जिसके जीवन में स्पिरिचुअलिज्म है वो पॉजिटिव होता है, वो हर बात पे भगवान की इच्छा समझता है और उस इच्छा के अनुरूप बोलता है कि अगर प्रभु ये चाहते तो चलो मैं ये इससे भी कुछ करके दिखाता हूँ। अगर भगवान ने मुझे वनवास कराया है तो मैं वनवास में भी वहाँ पर नए नए परचम गाड़ूंगा, नए नए आयाम खड़े करूँगा। तो मुझे जब असफलता मिली, तो असफलता में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे विजी सिद्धार्थ, कैफ़े कॉफ़ी डे वाले, जरा सी असफलता में वो सुसाइड कर लिए। देखिए जिसके वो इतने जेंटलमैन थे, मैं आपको बताऊं कि मेरा उनका बहुत बहुत दोस्ताना था। मेरे को समझ में भी नहीं आया वो आदमी ने इतना बड़ा ग्रुप बनाया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब जीवन में जिसके स्पिरिचुअलिज्म नहीं होगा, वो उसको लगेगा कि वो कैसे सामना करेगा सब समस्या का। मेरे सामने जो मेरे 79 में जो पोजीशन थी, मेरे को वैसे ही फिर से लगने लगा कि अब कैसे होगा। लेकिन मैंने देखा कि अगर आपके इरादे पक्के हैं, आपकी सोच सही है, तो भगवान रास्ता दिखाते हैं, रास्ते रहते हैं। अपने गीता में भी बोला गया कि तू अपना कर्म कर, फल की इच्छा छोड़ दे। तो मैंने अपना कर्म करना चालू किया कि भाई जब तक ये चीज़ें सेटल हो रही तो मेरी एनर्जी, जो मेरा विजन है, जो मेरा ब्रेन है, मैं किस में लगाऊं। और उसी समय मुझे विश्व हिंदू परिषद ने मुझे गौ सेवा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, जो मेरे जीवन का सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। और आज अगर यूसीएन में आप इतने बड़े चैनल में मुझे बुला रहे हो, मुझे अभी डीडी सह्याद्री ने बुलाया, मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। वो मैं जब कॉरपोरेट जगत में इतनी ऊंचाइयाँ छुआ तो मुझे वो मिले, लेकिन उसका आनंद नहीं। लेकिन जो आज आप लोग बुला रहे हो ना, वो एक गौसेवक बोल के बुला रहे हो, क्योंकि मैंने उसको जिया है। मैंने एक काश्तकारों की, मैंने जो गौ पालते हैं उनकी तकलीफ़ों को देखा है। हम लोग बोलते हैं कि भाई, सबको बोलते हैं कि गाय बचाओ गाय बचाओ, गाय ऐसे नहीं बचेगी जब तक आप बैल को, गाय को उपयोगी नहीं बनाओगे।
तो मैंने मेरे जीवन का मिशन बना लिया कि देखिए, जो मुझे प्रारब्ध से मिलना था वो मिल गया, जो होना था वो हो गया और वो मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरी जर्नी यहीं ख़त्म हो गई। मैं कभी किसी चीज़ को पूर्ण विराम मानता ही नहीं। प्रारब्ध में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, पर आज मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं एक अमर बिल जैसा हूँ। मैं जहाँ भी हूँ वहाँ मैं अच्छे से करना चाहता हूँ। वो उसको मैं इतने ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ जिस भी काम को करूँ। तो मेरी अभी इच्छा है कि मुझे भगवान ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, अगर है ये दायित्व जो मुझे मिला है, इसको मैं जितनी शिद्दत से, जितनी अच्छे से मैं कर सकूँ वो मैं कर रहा हूँ। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जिसके आप अध्यक्ष हैं, और बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन जो है वो संस्था है, और एक तरीके से वहाँ जो काम हो रहे हैं वो विश्व का ध्यान एक तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले रामचरितमानस का जिक्र किया, रामायण का जिक्र किया। रामायण में एक और चौपाई गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको। तो आपका जो जीवन रहा है, क्या वो इस चौपाई से कहीं रिलेट करता है, या आप अपने जीवन को जो देख रहे हैं, पहले सफलता फिर असफलता, फिर आप प्रारब्ध की बात कर रहे हैं कि प्रारब्ध में जो आपको चीज़ें मिली और फिर ये जो नई जिम्मेदारी मिली है, इसको भी आप पूरी तरीके से ईश्वर की एक तरीके से इच्छा समझते हैं? देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं कि जैसे मैंने पहले जिस कविता से स्टार्ट किया, प्रभु चाह में चाह मिलाने को, आप भगवान के इशारे समझ जाओ कि भगवान आपसे कराना क्या चाहते हैं। तो एक हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए हैं नामदेव जी, और वो बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं कि वो भगवान जो है उनके आगे पीछे घूमते थे कि तू मेरे को नामा कुछ काम बता। तो वो बस भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लेते थे। वो उनके पिताजी ने समझा के गया तो भगवान को दूध पिलाना, तब से दोस्ती चालू हुई। ज़बरदस्ती भगवान को प्रकट कर दिया दूध पिलाने के लिए। उनकी इतनी जिसको बोलते हैं हट वाली भक्ति थी। कुत्ता आया, वो रोटी उठा के ले गया, वो पूजा कर रहे थे तो रोटी उठा के तो घी लेके भागे, तो और वही पिट्ठल तुम घी चुपड़ने तो दो, ऐसे मत भागो। तो कुत्ता सही में कुत्ता था, लेकिन उनकी भक्ति को देख के कुत्ता विट्ठल बन गया। ऐसे ही वो नामदेव की झोपड़ी में आग लगी। जब झोपड़ी में आग लगी तो वो बाहर भजन कर रहे थे, तो लोग बोले अरे तेरी झोपड़ी में आग लग गई। तो बोले अच्छा आग लग गई, तो जितना सामान बाहर पड़ा था जो बचा हुआ वो भी झोपड़ी में डालने लग गए कि बोले मेरे विट्ठल को मेरे झोपड़ी पसंद आ रही है, तो जितना सामान है वो और डाल रहे हैं। भगवान को विवश होकर आ करके खुद रुक्माई और विट्ठल उनकी झोपड़ी को बनाना पड़ा। तो भगवान कई बार ऐसी परीक्षाएं लेते हैं कि जीवन में चैलेंजेस आते हैं। किसके जीवन में चैलेंज नहीं आया? बड़े से बड़े जो उद्योगपति देख लो, बड़े से बड़े लीडर्स देख लो, बड़े से बड़े विश्व के जितने नेता देख लो, क्या जो भी है उद्योजक है, सबके जीवन में चैलेंज ऐसा आए। चैलेंज के समय जब आता है तो आप बिखरते हो या निखरते हो, ये डिपेंड करता है। तो स्पिरिचुअलिज्म आपको निखारता है। तो उसमें लिखा है कि विप्र धेनु सुर सहित लीन मनुष्य अवतार। जिस विप्र के लिए, जिस धेनु के लिए राम अवतार लेते हैं, जिस धेनु के लिए कृष्ण अवतार लेते हैं, क्या ये प्रभु इच्छा नहीं हो सकती कि मुझे उन्होंने अपना दूत बना के कि भाई तुम भी थोड़ा बहुत गिलहरी जैसा काम करो, तो मुझे ये दायित्व दिया, तो मुझे कितनी प्रसन्नता है। तो जा पर कृपा, मुझ पर कृपा है। और आपको जहाँ तक बताऊँ, जो व्यापार की बात है, तो मेरे बच्चे खूब अच्छा व्यापार कर रहे हैं। मेरे बच्चे खूब सेटल्ड हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जितना मुझे दान पुण्य के लिए पैसा मिलता है, राजी राजी मेरे बच्चे दे देते हैं। तो मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई फुटपाथ पे आ गया हूँ या कोई मेरे को कोई तकलीफ़ है, किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं। ये तो बोले ना कि संतोष की बात है, आप कहाँ पे पूर्ण विराम करते हो। भक्ति आपको संतोष दे सकती है। और बोलते हैं ना कि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ज़रूरत पूरी हो सकती, इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो भगवान मेरी ज़रूरत पूरी करते हैं। इच्छा तो मेरे को मतलब गौतम अडानी का सारी संपत्ति चाहिए, इच्छा कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति में है तो बोलते हैं भगवान जो तेरे पास है ना वो तू उसमें मस्त रहे। तो बोले चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो शान के शाह। तो मैं आज शान का शाह हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ ना उसमें जिसको बोलते हैं ना एकदम मस्ती से काम कर रहा हूँ। ना मैं जब व्यापार जगत में था तो वहाँ भी वही मस्ती थी,
आज जो मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं लगता मैं कोई नीचा काम कर रहा हूँ या मैं किसी से कम हूँ करके। और ये प्रमाण करता है द्विवेदी जी कि आपके सारे प्रमोटर्स मेरे साथ इतनी देर बैठे, आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, वो क्यों दे रहे हो आप? आपने कुछ मुझ में मेरे कार्यों की कोई तरीके से आपने रिकॉग्निशन किया है, आज एक्नॉलेजमेंट किया कि पद्मेश जी आप जो काम कर रहे हैं हम आपके दर्शकों को संबोधित करिए आपने, क्योंकि आप तो आज 30 साल पुराना चैनल है, आपकी इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, तो ये चैनल अगर मुझे बुला रहा है तो ये मेरे लिए अपने आप में सर्टिफिकेट, एक पुरस्कार है मेरे लिए। तो मैं तो आपके नतमस्तक हूँ इस बात के लिए कि एक गौसेवक को आज आपने बुलाया है, मेरे को उद्योजक करके नहीं बुलाया। तो मेरे को ये गर्व लग रहा है इस बात पे। जीवन में सबसे मुश्किल भरा दौर क्या रहा? क्योंकि आपके बारे में हम लगातार पढ़ते रहे हैं, जानते रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आप आपके व्यापार में टॉप 3 पोजीशन तक भी गए। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि एक रुतबा या एक दौर पद्मेश गुप्ता का ये भी था कि चाइना में वो उनके नेशनल गेस्ट बन के जाया करते थे, कई देश उनको बुलाते थे, कई फाइनेंस की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की कंपनियां उनके दफ्तर में बैठी रहती थी कि वो इन्वेस्ट कर लें। आपने मेरी बहुत रिसर्च की हुई है, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊं कि चाइना से सबसे पहले कोल हमने इंपोर्ट किया था। चाइना इंपोर्टर था, लेकिन देखिए चाइना की पॉलिसीज इतनी अच्छी थी, उनको फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना था। तो वो लोग व्यापार को दूसरे ढंग से देखते हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले देखते हैं। उनको फॉरेन एक्सचेंज का अपना रिजर्व बढ़ाना था, तो उनको ऐसा नहीं कि उनके पास कोल सरप्लस था, लेकिन उन्होंने एक बार ऐसा सोचा कि उनको कोल एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को। तो चाइना से व्यापार करने में सब थोड़ा आगे पीछे करते क्योंकि वो फेयर नहीं है। तो हम उस समय मतलब बहुत अच्छे लेवल पे इंपोर्ट करते थे कोयला। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वहाँ की, जैसे अपने यहाँ कोल इंडिया है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, आई वॉज नेशनल गेस्ट, और मेरे बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल के साथ में एक माइन विजिट हुई और ये हुआ। हमने काफ़ी चाइना के साथ काम किया कोयले का, साउथ अफ्रीका के साथ किया, इंडोनेशिया में किया, और मतलब मुझे तो हांगकांग में ट्रेडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। चाइना से मैं देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैंने व्यापार में भी बहुत ऊंचाइयाँ हुई, बहुत सारे अवार्ड्स लिए। ये जो भी जब कोई भी बिजनेस पॉलिसी ड्रिवन हो जाता है ना, गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से ड्रिवन हो जाता है, वो कष्ट की बात है। जैसे अपने नागपुर में 2 बड़े सम्मानीय मतलब बड़े कॉरपोरेट है, 2 नहीं जितने भी कॉरपोरेट है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं। देखिए शिव किशन जी बाबूजी मेरे मैं उनको बहुत मानता हूँ, वो मैं सैल्यूट करता हूँ, हल्दीराम वाले। देखिए उनकी स्टोरी भी एक एंटरप्रेन्योर की है, एक छोटे से भुजिया के इससे लेके मैंने उनको देखा है, वो कढ़ैया में मतलब जो इतवारी में जब उनका पहला शोरूम लगाया था, मैंने उनको हलवाई वाला काम भी करते देखा है। वो कभी मतलब उतनी ही शान से जो आज बैठते हैं उतनी शान से करते थे वो उनकी मेहनत उनके बच्चे भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो ज़्यादा ग्लैमर की दुनिया में रहते नहीं। आज वो भी 1 लाख करोड़ का ग्रुप बन गया। और एक साइड हमारे दूसरे विनम्र मित्र हैं, मेरे पारिवारिक मित्र हैं नुआल जी, तो वो भी 1 लाख करोड़ का ग्रुप बन गया। अपने निको वाले थे, तो निको भी हमारा विदर्भ का सबसे बड़ा ग्रुप था, लेकिन निको ग्रुप में वहाँ भी बसंत लाल जी अपने मतलब एक प्रकार से बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर रहे हुए हैं। तो तीनों ग्रुप में फ़र्क क्या है? हल्दीराम भुजिया वाला वो कभी डाउनफॉल नहीं देखेंगे, क्योंकि वो पॉलिसी ड्रिवन है ही नहीं, सरकार से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका खुद का ब्रांड है, उनका खुद का प्रोडक्ट है, उसको जहाँ चाहे वो बेचे, जहाँ चाहे, उन्होंने अपने को आपको स्टेब्लिश कर लिया। निको हलई स्टील अपना बनाते हैं, लेकिन उनको कोल ब्लॉक के चक्कर में वो ग्रुप भी पूरा तरह से एक प्रकार NCLT से बाहर आया। मेहनत में कमी नहीं है, पूरे समय वो लोग पूरा परिवार आज भी सवेरे 8 बजे से निकलता है तो रात को 10 बजे घर पहुंचते हैं। बाबूजी आज बसंत लाल जी की तबीयत ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। नुआल जी की मेहनत कम नहीं है, बहुत छोटी सी उम्र से आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म में भी रहे बेचारे इतना, लेकिन वो पूरा पॉलिसी ड्रिवन है। सरकार जिस दिन चाहे, वो तो एक्सपोर्ट करने लग गए, अच्छा, हेड्स ऑफ टू हिम। अगर भारतीय सरकार में
जरा सी भी पॉलिसी चेंज होता है तो आज जो सोलार ग्रुप इतना बड़ा हो रहा है, सोलार ग्रुप में झटका आ सकता है क्योंकि वो पॉलिसी पे डिपेंड है कि आज डिफेंस खरीद रहा है तो डिफेंस में वो जा रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी वो इधर उधर हुई तो उनको तकलीफ हो सकती है। तो मैं अपने नागपुर के 3 ग्रुप के हिसाब से आपको पूरी चीज़ समझा रहा हूँ। तो हम भी क्या हो गए, हम पूरे गवर्नमेंट के आश्रित हो गए, हम सब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को के साथ काम करने लग गए, ये कर रहे। कोल ब्लॉक मिला, पावर प्लांट लगाए तो उस समय ओवर कैपेसिटी हो गई, कोल ब्लॉक कैंसिल हो गया। तो ये क्या होता है कि कोल ब्लॉक में कुछ भी नहीं निकला, सब चीज़ हर कोई बाइज्जत बरी हो गया, जिसके ऊपर भी आपके मीडिया वाले सभी के ऊपर जिस पे लगा सब चीज़ निकल गए। लेकिन उनकी जो 10-12 साल खराब हुए वो एंटरप्रेन्योर्स के, वो कौन वापस करेगा? मानसिक तकलीफ अलग, कितनी अलग, बेइज्जती अलग। और वो आपको बताऊं एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा टांगे वाला घोड़ा बन जाता है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार उस टांगे पे, उतने बैंक के कर्जे, उतनी सारी चीज़ें उस टांगे में रखता है और वो घोड़ा चलता है। एक गवर्नमेंट पॉलिसी है एक चक्का और एक चक्का है उसकी समृद्धि। आप सोचो अगर जरा सी भी डिसबैलेंस होता है, देखिए मुकेश अंबानी जी 2nd जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, धीरू भाई ने वो प्रॉब्लम्स फेस करी है, वही मुकेश अंबानी को तकलीफ नहीं हो रही है, अनिल अंबानी पूरे ख़त्म हो गए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वो कोल ब्लॉक, पावर प्लांट, वही सब है। तो क्या होता है कि ये हम इस बात से, मैं आज ये बोल सकता हूँ द्विवेदी जी कि मैं एक बहुत बड़ा अच्छा यंग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अच्छा एक एजुकेशन दे सकता हूँ कि क्या चीज़ करे और क्या चीज़ ना करे। सरकार देखिए अपने अनुभव से मेरे अनुभव से सक्सेस और फेलियर्स पे बहुत अच्छा उनको मैं एजुकेट कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। तो मैं मेरे बच्चों को भी एडवाइस करता हूँ, बताता हूँ कि ये करो ये मत करो। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि बिजनेस में कहाँ रुकना ये ज़रूरी आना। एक समय ऐसा आया था भाई साहब कि कोई भी ऐसी बैंक नहीं है वर्ल्ड की, कोई भी ऐसा फंड हाउस नहीं है वर्ल्ड का जो मुझे पैसे नहीं देना चाहता होगा। आप मानोगे नहीं, मुझे उनको मना करना पड़ता था, मुझे नहीं चाहिए भाई। तो एक समय आता है सब चीज़ का, जो आज नोवाल जी का समय, एक समय मेरा समय था। आप भी वो मेरा समय देखे होंगे कि नागपुर के मतलब स्टार में आता था मैं। तो वो एक दौर आता है हर आदमी का, वो मेरा भी दौर आया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा दौर नहीं है, मैं तो आज भी मेरा दौर समझता हूँ कि दौर क्या होता है, वो चीज़ फोकस चेंज हो गया। जो मैं जो कर रहा था उस समय वो अच्छा कर रहा था, आज मैं ये कर रहा हूँ, मैं आज ये अच्छा कर रहा हूँ। कल भगवान करेगा, पता नहीं मैं प्रारब्ध क्या कराता है, मुझे नहीं पता, नियति क्या कराती वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन सच मानिए, अगर आप पूछोगे कि पद्मेश जी वो जो कॉरपोरेट ज़िंदगी जहाँ आपको वर्ल्ड के रिकॉग्निशन मिल रहे हैं और ये ज़िंदगी, तो आपको कौन सी ज़िंदगी अच्छी लग रही है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि शायद मैं यही बोलूँगा कि मुझे जो कर रहा हूँ ना साहब, वो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ जो काम को। क्योंकि आपको जैसे मैंने आज दिखाया कि हमने गौ सेवा में सबसे चैलेंजिंग अगर कोई चीज़ है तो जो हमारी देशी गौवंश है उसकी दुर्दशा, नंदी की तो भयंकर दुर्दशा, मतलब वो महामारी हो गए। नंदी पैदा हो रहे कसाई के यहाँ जाने के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो हिंदू हो, बैल रख के क्या करेगा, ट्रैक्टर ही सारी खेती कर रहा है। बैलों का उपयोग क्या है मेरे को बताइए। हमको जब मैंने गौशाला लिया तो मेरे यहाँ जितने कसाई से गाड़ियाँ आ रही थी इसमें से 50% बैल है, नंदी है। बूढ़े बैल, ये बैल, छोटे बैल, क्योंकि कोई उपयोग ही नहीं है, क्या करोगे। तो मैं गौ सेवा तो मैंने IVF हमने ये सब किया, गौ सेवा बहुत कर रहे हैं। लेकिन मेरे को बाद में लगा कि अगर पद्मेश गुप्ता तुम अपनी जीवन भर का एक्सपीरियंस अगर किसी चीज़ में लगा कर कॉर्पोरेट तरीके से इसको कर सकते तो ये काम करो। तो मैंने इसका मिशन बना लिया और मैं हमारे माजी महामहिम जिनको मैं मेरे प्रेरणा स्थान पे रखता हूँ, माननीय बनवारी लाल जी पुरोहित, वो मुझे हरदम मैं उनका ट्रस्टी हूँ 20 साल से रामदेव बाबा कॉलेज का, और वो उनसे मुझे हरदम प्रोत्साहन मिला है। रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी ने वो मेरी नंदी की समस्या मेरे से सुनी। रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी और गौ विज्ञान मिल करके नंदी
से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट पायलट सक्सेसफुली चालू कर चुके हम लोग। हर बैल एक किसान को महीने का मिनिमम 10,000 रुपये कमाई दे सकता है। अगर वो बैल बेचता है तो 20,000 रुपये में वो कसाई खरीदता है, 20,000 में उसका जो भी काट कूट के जो तो 20,000 कमाई आता। हम हर महीने 10,000 की कमाई एक नंदी से एक किसान कमा सकता है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। और हम हर गांव को समृद्ध बनाने के पीछे गौ विज्ञान संकल्पित है, और उस संकल्प के पीछे एक ही है कि गाय और बैल को इतना उपयोगी बना दें कि दूध कम हो चलता है, लेकिन गौमूत्र और गोबर से और उनकी जो ऊर्जा से हम पूरे गांव को ऊर्जावान बनाएं। पंचगव्य औषधि में इतना दम है कि देखिए एम्स, सिम्स, एमगिरी और जितनी भी संस्थाएं बड़ी सी बड़ी, वो सब हमारे साथ में अनुबंध में, हम सब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे आपकी यूसीएन को 30 साल हो गए, ऐसे गो विज्ञान को भी 30 साल हो गए। तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उसको लीड कर रहा हूँ। और मुझे मेरे वरिष्ठों ने वो संधि दी है। जिसका सपना अशोक जी सिंघल ने देखा, जिसका सपना, ये सब महापुरुष हुए हमारे विश्व हिंदू परिषद संघ के, मोरोपंत जी पिंगड़े हैं, ऐसे ऐसे महानुभावों ने ये जो सपना देखा था कि गौवंश को उपयोगी बना दो, शायद वो सपना साकार होने का समय आ गया है। पर ये आइडिया कैसे आया कि जैसे आपने बताया कि बैलों को जो है अनुपयोगी एक तरीके से जो है हम मानने लगे हैं, पर गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने जो एक नई इकोनॉमिक्स इसके साथ में जोड़ दी है, उसके हिसाब से कि जो हर ग्राम पंचायत है वो अपने लिए न केवल बिजली पैदा करेगी और सरकार को देगी और उससे उसको जो लाभ होगा वो अलग है, लेकिन हर बैल जो है और उसका जो मालिक है वो 500 और 1,000 रुपये प्रतिदिन की उसकी कमाई होगी बैल से। हमारा देखिए इसमें कैसा है कि हमने इस मॉडल को ऐसा बनाया है कि वो बहुत ल्यूक्रेटिव है, और ल्यूक्रेटिव इन द सेंस कि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ है, उसका तो मदद हम लेंगे, हम गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहते। हमारा ये कहना है कि हम 1 मेगावाट बिजली जो है, जैसे पवन चक्की चलती है, जैसे अपने साइकिल का डानुमा चलता है, मैंने आपको वो पूरा पायलट प्रोजेक्ट दिखाया चलता हुआ, तो हमारा ऐसा मानना है कि एक गांव में अगर 1 मेगावाट बिजली बनती है तो गांव के ग्राम पंचायत को साल का 1 करोड़ रुपये शुद्ध प्रॉफिट मिलेगा। बिजली से, पंचगव्य प्रोडक्ट से, अपना पंचगव्य के अलावा जो फर्टिलाइज़र बनेगा गौमूत्र गोबर से, सब मिला जुला के हम एक समग्र गांव के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट एक गांव को स्टैब्लिश करेंगे, जो हमने सक्सेसफुली कर लिया। वो लोग नैनो यूरिया बनाएंगे, वो लोग पंचगव्य बनाएंगे, गौ कृपा अमृतम बनाएंगे, वो मतलब गौमय कला केंद्र बनाएंगे, वो बिजली बनाएंगे। उससे फ़ायदा क्या है? देखिए किसान आज भी जो है वो दुर्दशा में, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी बहुत अच्छा उत्पादन हुआ तो सभी का होता है तो उसको भाव नहीं मिलते। उसके पास कुछ ऐसी इनकम होना चाहिए जो वो उसके पास मंथली जिसको फिक्स हो जाए, तो उसको पता लगे कि जैसे सैलरी मिलती है तो मेरे को सैलरी मिले, तो उसको कैसे करा जाए। तो हमने उसको ऐसा जोड़ा है कि बिजली कंपनी का पैसा तो ग्राम पंचायत को मिलेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत वो एक बॉडी है, तो कंपनी होल्ड करेगी ग्राम पंचायत, लेकिन जो बैल है वो भाई बैल का कब हिस्सा बाटी होगा वो झंझट नहीं होना भाई। वो जो हम जो सर्कल बनाएंगे, जो कोलू जैसा, मतलब इसको अगर मैं क्रूड भाषा में कोलू बोलूँगा, लेकिन वो कोलू जैसा नहीं, पूरे गेयरबॉक्स सिस्टम से वो चलेगा। उसमें जो भी बैल लाएगा अपना, जैसे लेबर मिलती है ना बाजार में, तो जो भी बैल लाएगा भैया 500 रुपये रोज ले जा, तो 500 रुपये उसका 8 घंटा 6 घंटा जो भी लॉ के हिसाब से, क्रूएलिटी एक्ट वगैरह भी लगता है, तो हम वो लॉ के हिसाब से देख के जितना भी, और बैल को बिल्कुल भी जो बैलगाड़ी में श्रम आता है पैसा का भरका नहीं आएगा, क्योंकि गेयर बॉक्सेस बहुत सॉफ्ट गेयर बॉक्सेस, रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी हमारे साथ सब प्लानिंग चालू है। वो जो बिजली बनेगी, उस बिजली से जो पैसा आएगा वो ग्राम पंचायत को आएगा, और बैल जो रोज की रोज जो पैसा ले जाएगा वो काश्तकार ले जाएगा। तो काश्तकार को खर्चे के लिए, उसका घर चलाने के लिए, तो बैल उसके लिए कुमाऊं पूत बन गया, जो अब तक नहीं था, जो अभी तक नहीं था। वो तो वो अभी ये सोचता था बेच डालो,
तो वो कोई भी बैल को अब बेचेगा नहीं, बल्कि और ज़्यादा वो बैल चाहिए उसको, अब सुरक्षित रखना चाहेगा। ऐसे हर गांव के मॉडल में बिजली घर, पंचगव्य चिकित्सा केंद्र, पंचगव्य प्रोडक्शन, खाद का प्रोडक्शन, नैनो यूरिया का प्रोडक्शन, ये समग्र पूरी की पूरी एक यूनिट। और इन लोग जो भी अपना प्रोडक्शन करेंगे, गौ विज्ञान जो है वो ऑर्गेनिक बोल के गौ विज्ञान ने एक ग्रामीण हाट बनाया रानी दुर्गावती के नाम से, उस हाट के थ्रू हम लोग मार्केटिंग करेंगे। गौ विज्ञान एक एनजीओ है, हम कोई पतंजलि, अमूल वगैरह, हमारा कोई वैसा सपना नहीं है। हम तो चाहेंगे वो अपना हर गांव अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए, हर गांव में एक मॉल बनाए, लेकिन हम एक बार एक प्रकार से उनके लिए ये एक एजुकेशन सेंटर है कि भाई ऐसा कर लो तो तुम्हारा ये चीज़ ऐसे चलेगी। आज गो विज्ञान के सब प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिकते हैं, govignanshop.com में आप सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। ये हम हर गांव को सिखाएंगे। जब हम गौ सेवा की या गो विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा इनिशिएटिव गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र द्वारा ये भी लिया जा रहा है कि अब आप लोग यूनिवर्सिटी के रूप में भी जो है एक तरीके से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी जो है वो बनने जा रही है गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र की। तो वो क्या परिकल्पना है, और इस परिकल्पना के माध्यम से आप लोग क्या कुछ जो है वो सिखाना या पढ़ाना चाहते हैं समाज को या किसानों को? देखिए, ऐसा है कि अभी तक के काश्तकारों को जो भी चीज़ उपलब्ध है वो बहुत ही स्कैटर्ड वे में है। मतलब कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ समझा रहा है, कोई कुछ समझा रहा है, लेकिन जिसको बोलते हैं ना, कोई ऐसा साइंटिफिक कोर्स नहीं है। जैसे डॉक्टर बनने का एक कोर्स होता है, बीएमएस डॉक्टर बनने का कोर्स, लेकिन ये पंचगव्य पढ़ाने का, पंचगव्य हमारे प्राचीनतम, ये आयुर्वेद भी बाद में आया, हमारा सबसे प्राचीनतम अगर कोई औषधि का जो भी प्रयोग था वो पंचगव्य था। तो पंचगव्य जो है वो हमारा सबसे आध्यात्मिक, सबसे टेस्टेड, ट्राइड हमारा वो औषधि का चिकित्सा पद्धति थी, जो गौविज्ञान ने उसको आत्मसात किया हुआ है। गौविज्ञान उसी पे पूरा काम कर रहा है। तो अगर आप गाय का बोला ना, जब तक कि उसको उपयोगी, उसका महत्व नहीं जानेंगे, तो आपको गाय क्या है, अभी सिर्फ इस तरह से जो होती हिंदू भावना के का हिसाब से गाय को, जैसे बोलते हैं ना कि एक हिंदू मुस्लिम करके लोग चुनाव जीतते हैं, तो अभी गाय गाय करके चुनाव, देखिए उसको कोई भी किसी तरह से भी यूज़ करे, हिंदू मुस्लिम करे, भाई वो राजनीति वाले यूज़ करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप अध्यात्म जाने तो परशुराम जी ने सारे के सारे जो राजाओं को क्यों मारा? परशुराम जी ने ऐसा क्या संकल्प लिया कि मैं पूरे के पूरे क्षत्रिय विहीन कर दूंगा? ऐसा क्या उन्होंने संकल्प क्यों लिया? तो उनके पिताजी जमदाग्नि ऋषि जो थे, उनके पास जो है गाय थी। वो आपको पूरी कथा मालूम है, मैं उसको विस्तार, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। लेकिन वो गाय जो है वो कामधेनु थी, जो वो तो बहुत ही गरीबी से रहते थे, परशुराम जी को ठीक से खाने को नहीं मिलता, लेकिन किसी भगवान की कृपा से उनको गाय मिल गई। वो गाय से वो जो मांगते थे, जो संकल्प करते थे, वो गाय दे देती थी। जमदाग्नि ऋषि के जो जिस राज्य में वो रहते थे, वो राजा कहीं से कोई युद्ध जीत के आ रहे थे, तो बहुत सारे हजारों उनके साथ सैनिक थे और वो युद्ध में सब थक गए थे। तो जमदाग्नि ऋषि बड़े विनम्रता से वो राजा के पास गए, बोले कि मैं आप मेरे गांव में आए, मेरी कुटिया के पास आए इस जंगल में, तो मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूँ। तो हंसने लगे, भाई तुम्हारे खुद के खाने पीने का ठिकाना नहीं, तुम मेरा क्या? बोले मेरे घोड़े को पानी नहीं पिला सकोगे, इतने सारे घोड़े हैं, 30-40 हज़ार सैनिक थे, ऐसा बताते हैं। तो वो अब उनके मंत्रियों ने बोला ये बहुत बड़े ऋषि हैं, ये बोल रहे हैं तो अपन इनका अनादर नहीं करेंगे, श्राप वाप दे देंगे। तो बोले ठीक है, आतिथ्य स्वीकार कर लिया। बोले कल आप आइए सब लोग भोजन के लिए। तो सब लोग हंस रहे थे, भाई ये घोड़े को पानी क्या खिलाएगा, एक आदमी को खिला दे तो बहुत है, ऐसी बातचीत करके रहे। जैसी उनकी कुटिया के पास पहुँचे तो अगर 40,000 लोग थे तो 40,000 के हिसाब से उतना बड़ा हॉल सोने का बना हुआ दिखा उनको, और 40,000 लोगों के सोने की थालियाँ, और पूरे की पूरी देवी देवता उनको सर्विस कर रहे हैं, और ये फकीर बाबा बैठे हुए हैं। जब सब हो गया, गुलाब जल का पानी और ये और वो, तो राजा बोले कि ये भाई ये जमदाग्नि ऋषि तो फकीर है, ये कहाँ से ये सब हो गया?
सब चले गए, राजा ने उनका हाथ पकड़ा, मेरे को सच सच बताओ। तो बोले राजा ये बताऊंगा नहीं। नहीं बोले तुमको तो, बोले राजा आज्ञा है, तुमको बताना पड़ेगा। तो बोले चलो। तो कोठार में बनी हुई थी गाय, गौ माता। तो बोले बस मैंने इनसे प्रार्थना की कि मैं राजा का आज आतिथ्य की मैंने बुलाया है, मेरी माँ इज्जत रख लेना। तो वो जो कामधेनु गाय ने ही सारी व्यवस्था करी। तो बोले राजा ये गाय तो मेरी हो गई। वो मना किए कि इसको मत ले जाओ, मैं इसी के ये मैं पूरी तपस्या में यही मेरा साथ देती है, इसके कारण ही मैं इतनी बड़ी तपस्या कर पाया। लेकिन वो राजा जो है उनको ज़बरदस्ती वो गाय चुरा के ले जाते हैं। तो वो परशुराम जी फरसा लेके जब पता लगता है कि मेरे पिताजी की गाय छीन के, सबसे पहले वो राजा को ही मुंडी काटते हैं। और वो उन्होंने कि भाई क्षत्रिय ने बल प्रयोग से ये ले गए, तो वो उन्होंने वो उसकी वो स्टोरी ऐसी है। तो आप सोचो कि हमारे बच्चों को शायद ये भी नहीं पता है कि गौ माता और लक्ष्मी वो दोनों समुद्र से ही पैदा हुई। हमारे अगर आप हिंदुइज्म में उसमें पढ़े हैं भागवत में, इसमें सब में लिखा है कि उनका गौ माता का जन्म जो है वो समुद्र मंथन से हुआ है। वो बायोलॉजिकल वो जानवर की स्पीशीज में नहीं है वो, ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं, मान रहे हैं, सब चीज़ें, अपने को क्या करना है, उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे लक्ष्मी समुद्र की बेटी है, ऐसे गाय भी समुद्र की बेटी है, तो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। उसके दूध में स्वर्ण तत्व है, उसके मूत्र में दुनिया भर की औषधि है, प्रूवन है। गोबर में 180 तरह के बैक्टीरिया है जो पॉजिटिव है, जो हमारी खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी सब तत्व ये गोविज्ञान अनुसंधान कर करके इसने सर्टिफाइड करा लिया है। 141 देश में हमारा गौमूत्र अर्क का पेटेंट है, जो पतंजलि भी हमारा ही पेटेंट यूज़ कर रहा है। तो गौविज्ञान बड़ा गौरवान्वित है जो हम अनुसंधान कर रहे हैं। हम पूरे गौवंश की वो जो गौरव था गौ माता का, वो वापस लाने के लिए कर रहे हैं। हमको कोई, हम किसी से रॉयल्टी थोड़ी ले रहे हैं कि हमारा पेटेंट यूज़ करे तो हमको 100 रॉयल्टी दो। कोई भी यूज़ करे, कोई भी बनाए, लेकिन हमने वो, हमारा काम वही है कि हम रोज़ नए नए अनुसंधान करें और हम जीवन में गरीब से गरीब आदमी, गरीब से साधारण इंसान की उपयोगी चीज़ सस्ते दाम में बना दें। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र का अनुभव क्या कहता है? जैसे एक और बात है कि गो हत्या कैसे बंद होगी? कानून है, आप गो हत्या नहीं कर सकते हैं, बावजूद इसकी गो हत्या होता है और इसके पीछे के पीछे जो है वो पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक्स घूमता है। आपका अनुभव गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र का जो पूरा का पूरा अध्ययन है वो क्या कहता है कि कैसे गो हत्या बंद हो सकती है? ऐसा है कि देखिए, आज की डेट में अगर देखा जाए तो बाज़ार में दारू भी अवेलेबल है, बाज़ार में ड्रग्स भी अवेलेबल है, रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। अगर जो कॉलेज के बच्चे हैं या जो भी हैं जो अगर वो जो ड्रग एडिक्ट है तो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं। हर चीज़ का यूज़ और मिसयूज़ है। गौ हत्या कभी बंद, अपन अगर ज़बरदस्ती करे, सरकार कितना भी ज़बरदस्ती करे, जिनको गौ हत्या करनी है वो गौ हत्या करेंगे। लेकिन आपको एक बात पता है कि ये गाय बेचता कौन है? पहली बात तो मुसलमान तो पालते नहीं गाय, भाई पालते भी होंगे, लेकिन हमारी तो आराध्या है ना, हमारी तो भगवान है गाय। तो ज़्यादा हिंदू घरों में पलती है गाय या बैल वो जो भी है, तो वही तो बेच रहे हैं। वो क्यों बेच रहे हैं भाई? गरीब किसान के पास भी एक बैंडविथ है, वो 2 गाय रख सकता है, 3 गाय रख सकता है। गाय बूढ़ी हो रही, दूध नहीं दे रही, क्या करेगा वो बेचता है। वो क्यों बेचता है? उसको नहीं पता है, उसको पता भी होगा कसाई को, लेकिन आंख मूंद कर लेता, भाई लेके जा, उसको 10-20 हज़ार क्योंकि वो तो हरदम फकीरी में ही रहता किसान। तो वो जब बेचता है तो क्योंकि वो बोझा बन गई गाय, उसके लिए उपयोगी नहीं है। बैल तो पूरे ही निरुपयोगी है। तो हमारा काम है कि गौवंश, चाहे वो गाय हो कि बैल हो, हमारे लिए सब प्रणम्य, उनको अत्यंत उपयोगी बना दो, लाभार्थी, वो उनसे लाभ मिले किसान को, ऐसा बना दो। तो हमारे अनुसंधान ने वो चीज़ पा ली है, वो चीज़ जीत ली है। मैं एफिडेविट से करके बोल सकता हूँ कि गौमूत्र और गोबर के भरोसे ही, चाहे गाय हो कि बैल हो, आप मिनिमम 5,000 रुपये महीना
बिना दूध देने वाली गाय से कमा सकते हो। तो अगर 5,000 रुपये महीना एक गाय या बैल दे सकती है, मतलब 60,000 रुपये साल का। पर इसके लिए गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र के पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर एक किसान को के पास होना चाहिए, या किसान अपने तरीके से भी नहीं जो है वो इसीलिए देखिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये तो क्या, एक यूनिवर्सिटी है हमारी। आज हमको गो विद्यापीठ मिल रही है, लेकिन एक्चुअली गो विद्यापीठ तो हम पहले से ही है, हम लोग तो वो सब कर रहे हैं, हमको आज रिकॉग्निशन मिल रहा है। देखिए ऐसा है कि गांव में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं, हम इसीलिए हमने जो जिसको क्या बोलते हैं, इसको सार बना दिया कि हमने कई प्रयोग किए, कई अच्छे थे कई बुरे थे, जो सक्सेसफुल हो गए उसका एसेंस बना के हम हर गांव में ये एक प्रोजेक्ट जो है पूरा कंप्लीट, जिसमें बिजली घर होगा, जिसमें पंचगव्य चिकित्सा केंद्र होगा, जिसमें पंचगव्य उत्पादन केंद्र होगा, जिसमें फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र होगा, जिसमें गोमय कला केंद्र होगा। तो ये पूरा समग्र, और एक छोटा सा मॉल होगा जहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग से लोग इनका वो गांव का, जैसे मान लो एक्स गांव है तो एक्स गांव का ऑर्गेनिक ब्रांड, वो सब्जी हो भाजी हो, जैसे आजकल देखिए जोमेटो 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन, क्या करता भाई बताइए आप मेरे को मैन्युफैक्चरिंग। जोमेटो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो हम ऐसे कोई सॉफ्टवेयर, हमारे ऑलरेडी गोविज्ञान का हमारा अपना ओन ऑनलाइन शॉपिंग है, हम हर गांव को वो सिखाएंगे, उनके बच्चे पूरे की पूरे जॉब में लग जाएंगे, उन्हीं के गांव में अपना खुद का सेल्फ व्यापार कर रहे हैं। तो कोई बच्चा मार्केटिंग करेगा, कोई बच्चा प्रोडक्शन करेगा, कोई फर्टिलाइज़र बनाएगा। तो ये पूरी समग्र जो है, इसके लिए हमको चाहिए एजुकेटेड स्किल्ड बच्चे। ये सब हम अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चों को तैयार करने वाले हैं, और हर गांव में ये पूरे तैयार बच्चे जाएंगे जिनको उनके गांव में ही जॉब मिल रहा है, रिस्पेक्टेबल जॉब, अपनी न खेत बेचना पड़ रहा है, न खलियान बेचना पड़ रहा है, उसके पिताजी को आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं। ये सब मिला जुला के एक समग्र, जिसको क्या बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ये कोई ट्रायल नहीं है, हमने ट्रायल करी है, हम ट्रायल नहीं करने दे रहे हैं उनको, हम तो सीधा बिल्कुल रेडी टू यूज़ वाला है जिसको वो चीज़ दे रहे हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि गौशालाओं के बारे में, लेकिन एक और प्रयोग आप बड़ा शानदार कर रहे हैं कि आप बैलशाला, अगर उस सही शब्द हो, नंदीशाला, वो आप बना रहे हैं राजस्थान में, और ये है कि वहाँ पे हज़ारों आप नंदी जो है वो उन्हें रखेंगे, और ये अपने देश में एक तरीके से पहला प्रयोग जिसे कहा जा रहा है कि हो रहा है। कि मैं रमेश बाबा जी जो हैं बरसाने में, बहुत बड़े संत हो गए, बहुत बड़े दिव्य संत हैं, जिनसे मेरे ख्याल से उनको भी पद्मश्री मिला हुआ है, और देश के जितने भी नेता हैं, चाहे योगी जी है, क्या गडकरी साहब हैं, सभी उनसे मिलने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो उनकी जो बरसाना जो राधा जी का गांव है, जहां ओरिजिनल राधा जी की गौशाला थी, वहां आज 72,000 गोवंश है, जहां मैं सेवा करता हूं। तो ट्रस्टी है वहाँ के आप। हम तो वहाँ 72,000 गौशाला, वही गौशाला अब बीकानेर में उनको राजस्थान गवर्नमेंट जगह दे रही है, तो वहाँ पर दे दी है। इनफैक्ट 1 लाख नंदी की गौशाला, सिर्फ नंदी, गाय गोवंश में कटने भी ज़्यादा नंदी ही जाते हैं, तो वो नंदी की गौशाला बना रहे हैं कि उनको वो कसाई के यहाँ ना जाए और हम उसका सिक्योर करें। लेकिन वो भी हमारे इस प्रयोग के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि मैं अभी जो है ना, मैं वो कुएं तक नहीं रहना चाहता हूँ, मैं समुद्र होना चाहता हूँ। मैं आज जो मेरा जो शेर है कि टूटी नाव लेके ही निकल गए हम समुद्र होने के लिए। तो हम अब जो भी ये प्रयोग है, चाहे सर वो मेरे लिए कोई जात धर्म प्रांत कुछ भी नहीं है, जो भी हमारी सेवा लेना चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो गौ सेवा कर रहा है तो उसको हमारी सेवा चाहिए। कि बिजली बनाना है, कुछ भी करना है, हम सबसे पहले उसके पास पहुँचेंगे कि भाई तुम ये करो। और साहब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हर आदमी को उसको रोज़गार चाहिए, पेट चाहिए। सब ये बाकी बात है, चाहे किसान हो कि आप हो या मैं हूँ, अल्टीमेटली तो हम लोग कुछ न कुछ रोज़गार के साथ अगर रिस्पेक्ट मिल जाए तो उससे बड़ी क्या बात है। इसमें किसान जब अपने बच्चे को नागपुर शहर में या कुछ शहर में भेजता है कि जा तू भाई दूध ड्राइवर बन जा, ये बन जा, तो खुशी से तो नहीं भेजता होगा।
और वो भी अपने माँ बाप को छोड़ के आता है, खुशी से वो नहीं आता होगा, क्योंकि उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। आत्महत्या कर ले, या बच्चा जो भी ड्राइवरी वाइवरी करके या कुछ छोटा मोटा करके अपने पिताजी को भेज देता है, तो उससे उसका घर चलता है। खेती तो आपको पता है वो सक्सेसफुल होती नहीं, विदर्भ में दुनिया भर की समस्याएं हैं। लेकिन मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि मैंने जो कुछ भी मैंने जीवन में अचीव किया है, जो भी सीखा है व्यापार के गुण, जो भी समझा है, मुझे लगता है कि साहब ये समय आ गया है कि गौ माता सबको आशीर्वाद देगी और हम सक्सेसफुली साल भर के अंदर, भगवान करे, मुझे रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी से बहुत सपोर्ट है कि इसको अचीव करेंगे। एक चीज़ आप और भी कर रहे हैं गौ सेवा के लिए। आपने इतने साल व्यापार किया है, स्वाभाविक सी बात है कि आर्थिक संपन्नता भी होगी और कई लोगों से बहुत बेहतर संपन्नता होगी और अच्छी आर्थिक स्थिति भी होगी आपकी। कई कंपनी, मैं इंटरनेट पे चेक कर रहा था कि आपने कितनी कंपनियां बनाई, कितनी कंपनियां आपकी, और नेट में दिखती हैं कि आप कितनी कंपनियों से जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ आप अपने बारे में ये भी कहते हैं कि गाय के लिए आपको कहीं से भी या किससे भी दान मांगना हो, आप झोली फैला लेंगे कि आप मुझे दान दीजिए। ये स्वभाव आपने बना लिया है। मैं बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, अहंकारी था। तो बोले ऐसो को उदार जग माई, सत्ता पाए जाई मद नाई। तो बोले ऐसा कोई उदार पैदा नहीं हुआ। वो किसके लिए बोला था? तुलसीदास, ये नारद जी ने विष्णु जी को बोला था ये बात कि तुम भगवान बन गए हो। जब वो बंदर का वेश दे दिया था, तो वो बोले कि ऐसो को उदार जग माई। इंसान का दुश्मन ही उसका अहंकार है। तो आप में था अहंकार? मेरे में था, शायद था। मेरी माँ ने तो नहीं सिखाया था, मुझ में आ गया होगा। मेरे दादाजी ने भी नहीं सिखाया, मेरी ऐसी परंपरा नहीं थी, आ गया होगा। क्योंकि भगवान का तो भोजन ही अहंकार है, तो मुझ में आया होगा। तो वो अहंकार को, शायद वो अहंकार की सज़ा ये है कि मुझे जो है, जो ऐसा काम मिला जहाँ 125 करोड़ रुपए माताजी गौशाला का खर्चा है साल का, और यहाँ का खर्चा जो है वो कम से कम समझ लीजिए 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए तो यहाँ का खर्चा है। तो मुझे मांगना ही पड़ता है। मैं कहीं से भी जुटाऊँ, मैं खुद भी बहुत देता हूँ, लेकिन मुझे मांगना पड़ता है। और आपको सच बताऊँ, मैं सभी मेरे मित्रों का, कॉरपोरेट मित्रों का, जो मेरे मतलब जिसका भी नाम लूँ, वो सब मुझे बिल्कुल हाथों हाथ उठाते हैं, हाथों हाथ मेरी बात सुनते हैं, मुझे देते हैं। लेकिन अगर कई लोग ये चाहते हैं कि पद्मेश गुप्ता उनके सामने आके मांगे, तो शायद मैं अगर कोई बोल दे ना कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, तू मेरे जूते पॉलिश कर दे गोविज्ञान को, मैं कर दूंगा। तो वो मेरे लिए भी एक अलग ही सुख का विषय है। उसको जैसे देखिए, आपको बताएं कि जैन मुनियों में, प्रणम में सारे जैन मुनि सब अरब खरबपति है, जो निर्वस्त्र होके जो मुनि का वेश धारण कर लिए। अगर आप उनके इतिहास पढ़ोगे तो अगर पैसा में सुख होता तो जितने ये जो संत परंपरा है, महावीर स्वामी राजा थे, गौतम बुद्ध राजा थे, राम राजा थे, तो सब कुछ खोकर के ये लोग बड़े बने। आप ये देखो, कुछ तो सुख मिला होगा कि मीरा ने राजघराना छोड़ दिया। क्या कमी थी मीरा के पास? तो देखिए, मैं क्या बोलता हूँ कि मकसद क्या है। फिर से मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत का अभी स्टेटमेंट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सफलता उसमें कुछ भी नहीं है। पैसा तो प्रारब्ध से भी आ सकता है, पैसा तो दाऊद के पास भी है, पैसा तो गुंडे बदमाश के भी पास आ जाता है, पैसा प्रारब्ध से आता है। लेकिन पैसा की सफलता मिलने के बाद आपने उसको सार्थक कितना किया, वो इम्पोर्टेंट है। जब तक समाज के पास आपका पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो पैसा सड़ेगा, वो आपकी पीढ़ियों को खराब करेगा। मेरे यहाँ आज भी रोज़ संत सेवा होती है, हर रविवार को भजन होता है। मेरे बच्चे सब फॉरेन पढ़े हैं, वो भजन करते हैं संडे को। कोई ऐसा संत नहीं है जो हमारे घर पे नहीं आता है, हम उनकी सेवा नहीं करते। इससे वृंदावन मैं खूब करता हूँ।
मैं हर संत के, जिसको बोलते हैं मेरी करीबी है, तो ये कब मिलता है साहब? ये अगर हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे ना, तभी हमको ये मिला है। एक चीज़ है, आपने अहंकार की बात की, सबको मालूम है कि अहंकार बड़ा खतरनाक हाँ। है, लेकिन हर किसी में वो ख़त्म क्यों नहीं होता है? देखिए, ऐसा है कि स्पिरिचुअलिज्म अगर आप में है, जो बोलते हैं ना बार बार, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तो बार बार सबको पता है रामायण, पर भगवान भी बोलते थे कि वो जो है रोज सत्संग करो। आपको पता है कि शंकर जी ने ही रामायण लिखी, पर वो कुंभज ऋषि के यहाँ जाते, बोलते मेरे को सुनाओ, कथा सुनाओ। अरे भाई, आप ही ने लिखी, तो बोले नहीं, मेरे को और सुनना है, जितने बार सुनूंगा मेरे में कुछ न कुछ कमियां हैं, मैं रोज टटोलूंगा। तो सत्संग क्या होता है? वो दर्पण है, दर्पण दिखाता है जैसे कि हमारे में क्या कमी है। रोज़ अपने आप का आकलन करना चाहिए। रोज़ जैसे हमारे बाल उग जाते हैं, हम उसको ट्रिमिंग करते हैं, कोई शेविंग करता है, ऐसी रोज़ कोई ना कोई काम, क्रोध, मद, लोभ हमारे शरीर में कोई रोज़ पैदा होता है। कभी किसी को देख के अहंकार आ जाता है, कभी, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपने अहंकार किया है। मुझे पता है अब कि मैं कब अहंकार कर रहा हूँ। जैसे मान लो, अब आपने मेरे को यूसीएन में बुला लिया, तो भाई अहंकार तो आ ही गया ना कि भाई मीडिया बुला रही है अपने को, अपन बहुत उपयोगी हो गए। तो आपने जैसे सच बताइए भैया कि किसको अच्छा नहीं लग रहा कि आपको समाज सुन रहा है, मीडिया बुला रही है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही विनम्रतापूर्वक मना किया कि भैया मैं लो प्रोफाइल रहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे मीडिया में आने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है अब कि मुझे ये संदेश पहुंचाना है कि भाई किसानों, आप गांव से मत निकलो, अपने बच्चों को मत भेजो, गौ विज्ञान आपके पास आ रहा है। मैं ये संदेश सबको देना चाहता हूँ, जो भी इस मीडिया के माध्यम से किसान भाई सुन रहे हैं। हम गौ विज्ञान के पूरे ट्रस्टी, गौ विज्ञान का समग्र जितना हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप लोगों के लिए ही काम कर रहा है। हम गौ सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। हम विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं, जो भी गौ सेवक है, हम सबको सुख पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम एनजीओ हैं, आप हमारे साथ जुड़िए इस मिशन में। आप विश्वास रखिए, आप गौवंश मत बेचिए, आप उपयोगी बनाने के सारे तरीके हमारे पास है। आप आइए, गौ विज्ञान खुले हृदय से आपका स्वागत करेगा। एक सवाल मेरे जहन में आ गया, मुझे लगता है कि वो सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहिए कि आपका जो मूल व्यापार रहा है, जिसने आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाया और जिसको लेके आप थोड़ा सा आपको पीछे भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसी व्यापार ने लाया, वो व्यापार आने वाले भविष्य में किस तरीके से चलेगा? नहीं, उसकी जो पॉलिसी व्यापार ने पीछे नहीं लाया। हाँ। मैं इसमें विनम्रता से इसको करेक्शन करूँगा, व्यापार ने पीछे नहीं लगाया। उसमें हुआ ये कि देखिए, हम तो बहुत मतलब 28 साल तक के बिरला ग्रुप की मोनोपोली सप्लायर रहे। हम जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनके साथ काम किए हमने, पावर प्लांट लगाए, शॉपिंग मॉल बनाए। ये मियान का सबसे पहले बड़ा लॉजिस्टिक का हमने ही किया। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में हर जो भी काम करेगा उनमें कमियां होगी। बीजेपी की सरकार आई, सरकार में पॉलिसी को लेकर टसल हुई। लेकिन जब हम क्योंकि कोल में थे और हमको ये पता था कि 80,000 मेगावाट का पावर का शॉर्टेज है। जैसे आज हर व्यापारी डिफेंस में जाना चाहता है, उस समय हर व्यापारी वो पावर प्लांट में लगाना चाहते थे। तो हमने भी, हमारा लाइन नहीं थी पावर प्लांट, हमारी लाइन कोल थी, लेकिन हमने पावर प्लांट की ओर छलांग लगाई। उसके साथ कोल ब्लॉक मिला और वो शायद वो इन्वेस्टमेंट हमारा गलत हो गया कि जब पावर प्लांट लगा, खड़ा हो गया, प्रोडक्शन चालू हुआ, अचानक सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन आई कि कोल ब्लॉक सबके कैंसिल हो गए। वो मेरे जीवन के लिए सबसे संघर्षपूर्ण और सबसे कठिन समय हो गया कि अब ये पावर प्लांट चलेगा कैसे। वहाँ वो हमको बहुत तकलीफ़ हुई कि वो उस पॉलिसी में, मतलब पॉलिसी ने रातों रात मेरे जैसे कई
युवा उद्योजकों को वो समझ लीजिए बहुत बड़े कष्ट में, तकलीफ़ में लाया। लेकिन ईश्वर की कृपा में स्पिरिचुअल था, समझ थी कि भाई कोई प्रारब्ध का अपना कोई परीक्षा है जो देना है, तो हमने धीरे धीरे करके उससे भी, उस झंझट से हम बाहर निकले। और कोई भी कोल ब्लॉक में हमारे पर भगवान की दया से लोगों पर इतने CBI वगैरह चले, हमारे पास कोई भी कोल ब्लॉक में हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि हमने उसमें कोई ऐसा काम ही नहीं किया था। हाँ, हमको कई बैंकों के इश्यू आए जिसको हम सेटलमेंट की ओर रहे हैं। हमने अब बहुत सारे सेटल कर लिए, बहुत सारे सेटल होने बाकी हैं, लेकिन वो भी अपनी तरह से, जिसको बोलते हैं ना कि मैं पूरे समाज से, पूरे जिस का भी मैं ऋणी हूँ, मैं सबके ऋणों से उऋण होना चाहता हूँ, और वो उसकी प्रक्रिया मेरी चालू है। समाज का ऋण, परिवार का ऋण, सब चीज़, इंस्टीट्यूशन का ऋण, सबका ऋण से मुक्त होकर के ही मैं अपना काम कर रहा हूँ। ऐसा मैं डबल नाव में पैर रख के काम नहीं कर रहा हूँ। पर लंबे समय तक देश में कोल का बिजनेस किस तरीके से चलेगा? देखिए, कोल का बिजनेस पॉलिसी तैयार करने वालों में अब आपको आज एक आप बहुत बड़े राज की बात आज बता रहा हूँ। जो देखिए, बाबूजी ने मेरे को मना किया था, लेकिन वो बाद में उन्होंने ही क्योंकि डिक्लेयर किया, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। बाबूजी बनवारी लाल जी। तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो ये मुझे कैमरे में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना मुझे नहीं पता, लेकिन वो ईश्वर जानता है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो बाबूजी पे उनका बहुत भरोसा था। वो है भी, मतलब वो 24 कैरेट गोल्ड है वो। और बाबूजी का इतिहास रहा है कि उन्होंने एक बार अपने जो MP पद को फेंका था, कि वो जो वरोरा में कलाम साहब जब वो इसरो के चीफ थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे ये कोल ब्लॉक के कारण वो उनको समस्या हो रही थी नीचे, वहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कुछ तो भी वो सेंसिटिव कोई चीज़ बनती है, मिसाइल वगैरह, क्या मुझे नहीं पता, बाबूजी के मुँह से ही सुना था हमने। तो उन्होंने प्रमोद महाजन जी को बोला कि भाई ये आप प्रोजेक्ट जो है ये मत करो, कोल ब्लॉक मत दीजिए, क्योंकि वो मुझे कलाम साहब ने बोला है कि ये उनको तकलीफ़ देता है। तो वो माने नहीं कि नहीं ये करना है। तो बाबूजी बोले कि अगर तुम समझ रहे हो मैं तुम्हारा दबैल हूँ कि मैं इसलिए तुम्हारी बात, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था इसी बात पे। तो मोदी जी को वो बात बहुत अच्छी लगी थी कि ये आदमी इतना ईमानदार है कि इसने, मतलब एक MP का चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है, वो जीत करके भी अगर वो उसको रिज़ाइन कर रहे हैं सिर्फ इस कारण से कि वो पॉलिसी गलत है, तो बहुत बड़े आदर की बात है। तो बाबूजी ने उनको बोला था कि जिस पॉलिसी के कारण इतनी कंट्रोवर्सियां हैं, तो आप वो पॉलिसी आप ड्राफ्ट करवाओ। और मैंने बाबूजी को गिलहरी जैसा, बाबूजी ने मेरे को एक दिन बोला कि पद्मेश तू मेरे ऑफिस आ। मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने बोला, उनको पता है कि राजेंद्र पुरोहित जी और मैं बहुत फास्ट फ्रेंड हैं, तो उन्होंने बोला तू राजू को भी नहीं बोलेगा जो मैं तेरे बात कर रहा। मैं बाबूजी से बहुत आदर करता हूँ, बहुत डरता हूँ उनसे। बाबूजी कभी किसी को नहीं बोलूँगा। संडे का दिन था, एक प्यून भी नहीं, पानी भी मैंने दिया बाबूजी को। तो बोले ऐसा ऐसा मेरे को कोल पॉलिसी ड्राफ्ट करने का मुझे ऊपर से आया है कि हो सकता है अपनी पॉलिसी अपन जो बना के भेजे अपनी यूज़ हो जाए, या उसमें से कुछ वो पॉइंट ले, तो तू क्या मदद कर सकता है, क्योंकि तू कोल में तेरा इतना एक्सपीरियंस है, तूने फेलियर सक्सेस सब देख लिया। तो मैं बाबूजी मैं मदद कर। बोले देख पद्मेश, इसमें तेरा व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, लेकिन राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। बाबूजी आज आपने बोल दिया, मैं पूरी पॉलिसी की जो कमियां हैं वो मैं इसमें ठीक करूँगा। देखिए पहले ना कोई चीज़ ऑक्शन में नहीं होती थी, कोल ब्लॉक भी ऑक्शन नहीं होता था, कोई भी मिनरल ऑक्शन नहीं होता था, वो सब जुगाड़ में हो जाता था, भाई तुम ले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट में ही सबको हो जाता था। ये भी मैं गलत बोलूँगा कि पैसे लेके कोल ब्लॉक किसी को नहीं दिए थे, वो भी गलत बात है। मतलब भले कांग्रेस के समय था, वो भी करेक्ट नहीं है। कुछ हुए होंगे, लेकिन सब मेरिट में ज़्यादा हुए थे, कुछ हुए होंगे उसके लिए मैं बोलता नहीं। तो बाबूजी ने बोला, तो मैं बोला बाबूजी मैं जो पॉलिसी बना के दूंगा उससे नेशनल सेविंग्स ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। बोले क्या है? मैंने बोला देखिए मिनरल जो ऐसा है कि मिनरल जो है
वो बढ़ेगा तो नहीं, जो रिजर्व है वही मिलना वाला है। अच्छा, जिसको मिल गया वो तो राजा बन गया रातों रात, और जिसको नहीं मिला तो कंपटीशन कैसे करेगा? एक को मिनरल फ्री में मिल रहा है, दूसरे को खरीद के मिल रहा है, तो वो दोनों जने का कंपटीशन कैसे? जैसे टाटा के पास सारे मिनरल्स है और जिंदल के पास नहीं थे, तो दोनों स्टील के प्राइस में कैसे बराबर है? तो बोले हाँ तू सही बोल रहा है। तो मैंने पॉलिसी बनाया कि हर मिनरल का ऑक्शन होना चाहिए माइंस का, और जो भी कोल बिके वो ऑक्शन के थ्रू बिके, ट्रांसपेरेंट तरीके से, नो ऑफिसर्स इंटरवेंशन, नो पॉलिसी इंटरवेंशन। तो सर आज जो देश में लाखों करोड़ रुपए जो आए हैं वो पूरी पूज्य बाबूजी की देन है। बाबूजी की पॉलिसी एज इट इज़ मैं बोल सकता हूँ कि 80% तो कम से कम वो एक्सेप्ट हुई है। और वो मेरे को कब पता लगी, एक दिन हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में बैठे तो बाबूजी ने बोला कि ये पद्मेश ने बड़ा काम किया है इसने, तो उस दिन सबको पता लगा, क्योंकि उन्होंने पब्लिकली बोला तो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। क्योंकि जब इतने बड़े आदमी मेरे पर भरोसा करते हैं तो मेरा काम नहीं होता ये सब बात करना, तो इसको आप ऑफ रिकॉर्ड रखो तो अच्छा है, क्योंकि मैंने आपने पूछा इसलिए कह दिया। तो ये जानकारी भी हमारे दर्शकों को और ख़ासतौर से नागपुर और विदर्भ के लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि कोल ब्लॉक को लेके इतनी चर्चा इस देश भर में हुई है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकारी जो देखिए कैसा है मौजूदा दौर में बैठी है वो देखने का नजरिया है। कोई ग्लास का आधा ग्लास खाली देख रहा है, कोई आधा ग्लास भरा, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ बोल सकता हूँ कि देखिए उसमें पक्षपात हुआ होगा। मैं ऐसा नहीं बोलता रूल आउट, क्योंकि मुझे जानता, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ, वो तो एजेंसीज देख रही है। लेकिन अधिकतर जो कोल ब्लॉक्स है, देखिए टाटा एक पैसे का करप्शन कर देता नहीं किसी को पैसा, टाटा को भी मिले, अंबानी को भी, सभी को मिले। तो मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ कि हर एक ने ही करप्शन करके कोल ब्लॉक्स लिया, ऐसा नहीं मानता। किए होंगे करप्शन, हुआ होगा 100%, बिना आग के धुआं निकलता नहीं, हुआ होगा। लेकिन अब ये जो पॉलिसी बन गई इसमें कोई कंट्रोवर्सी की जगह ही नहीं बची ना भाई, आप भी अप्लाई करो, आप भी अप्लाई करो, ऑक्शन आ रहा, जो ज़्यादा पैसे देगा उसको मिलेगा, खत्म हो गई बात। तो एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसी बिजनेस के एक सवाल आपसे मेरा ये है कि विदर्भ में खासतौर से जो आपने बताया कि मिनरल्स जो है वो एक तरीके से पूरा का पूरा यहाँ का व्यापार इसी से सीधे तौर से जुड़ा हुआ है, और WCL जैसी कंपनी हमारे पास में है, तो विदर्भ का औद्योगिक विकास को आप किस तरीके से देखते हैं मौजूदा समय में, और मिनरल्स की जो भूमिका है उसको आप किस तरीके से जोड़ते हैं? और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है, आने वाला समय द्विवेदी जी ये विदर्भ का है। अच्छा, आगे आने वाला 10 साल नहीं, मैं तो बोलता हूँ सेंचुरी, डिकेड्स विदर्भ के होने वाले हैं। इसमें थैंक्स टू अमित शाह जी, थैंक्स टू गडकरी साहब, थैंक्स टू देवेंद्र जी। उसमें बताता हूँ क्यों। मैं बीजेपी समर्थक होना, मैं तो हूँ, विश्व हिंदू परिषद से हूँ, लेकिन इन सब की भूमिका सबसे बड़ी क्या है पता है? आज गढ़चिरौली में विश्व का सबसे बड़ा आयरन ओर का भंडार है, जो नक्सलाइट्स के कारण लॉक था। टाटा सबसे पहला यूनिट वहाँ पे झारखंड में नहीं, यहाँ लगाने वाले थे। निक्को सबसे पहला यूनिट रायपुर में नहीं, यहाँ लगा, पर वो कोल ब्लॉक खुला ही, वो आयरन ओर ब्लॉक खुला ही नहीं नक्सलाइट्स के कारण। लॉयड जैसी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, बैंकरप्ट हो चुकी थी। आपको पता है, जिसके पास आयरन ओर ब्लॉक है वो बैंकरप्ट हो चुकी थी। उन्होंने इतने सारे प्लांट लगाए और वो बैंकरप्ट, क्योंकि वो आयरन ओर चालू नहीं हुआ। तो मेरा क्या कहना है कि आज इन्होंने मर्दानगी दिखाई, नक्सलाइट को हटाया और आयरन ओर खोला। आज 3 लाख करोड़ का जिंदल इन्वेस्टमेंट करने वाला है। आज जो लॉयड वाले हैं, जितने सारे स्टील प्लांट्स आ रहे हैं, जो देवेंद्र जी के पास आ रहे हैं, वो स्टील हब बन गया अपना। नागपुर की आप देखो प्रॉपर्टीज़ के दाम कहाँ के कहाँ जा रहे हैं। पूरे हमारे विदर्भ में कहीं भी रियल एस्टेट जो है बूम चल रही है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री आ रही। तो उनके साथ सिर्फ अकेले इंडस्ट्री नहीं आती, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उनके साथ काम करने वाले लोग आते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में इस समय अगर सबसे बड़ी कहीं ग्रोथ दिखती है, मुझे बड़ा गर्व है मेरे को विदर्भाइट होने का, ये विदर्भ की है। और उसमें लीडरशिप का बहुत बड़ा कमाल है। इसमें गडकरी साहब 24 घंटा सर वो आदमी सोचता रहता है कि मैं क्या विदर्भ को दे दूं। देवेंद्र जी भी वही हैं। तो ये इनका सबका कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है। और अभी क्या है कि विपक्ष भी जो है ना, वो
सही में जो कोई काड़ी करने वाले विपक्ष की भूमिका में नहीं है, वो एक दूसरे को मिला के वो समझ रहे कि विदर्भ का ग्रोथ करना है। मैं जब सिकाल लॉजिस्टिक कर रहा था तो उस समय विलास भाऊ मुत्तमवार मिनिस्टर थे, और सबको पता है कि गडकरी साहब उस समय विपक्ष में थे, वो अध्यक्ष थे बीजेपी के उस समय। तो सिकाल वाले जो बोले कि भाई वहाँ पे इतना कंट्रोवर्सी है, वो प्रफुल्ल पटेल जी का उनका सबका झगड़ा चल रहा था, मियान लेट हो रहा था, तो सिंगापुर से वो कंपनी आई थी इन्वेस्टमेंट करने के, बोले वो यहाँ झगड़े में ही ये प्रोजेक्ट होगा नहीं। तो उस मीटिंग की सबसे अच्छी अगर कोई बात थी, शायद मेरे पास वीडियो होगा तो मैं आपको दूंगा, तो उसमें मुत्तमवार जी भी उस मीटिंग में थे और गडकरी साहब भी थे। बोले मिहान के लिए हम सब पक्ष भूल जाएंगे, मुत्तमवार जी भी थे, गडकरी, बोले हम सब इस प्रोजेक्ट के लिए, मिहान के लिए सब एक है। अब क्या होता है, हम राजनीति से है नहीं, हमको उनकी राजनीति की गहराई में जाना भी नहीं, हमको समझता भी नहीं है। हम तो जो भी विदर्भ के लिए काम कर रहे हैं हम सबको प्रणाम करते हैं। और आगे वाला जमाना, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, आगे आने जाने वाले 50 साल मुझे लगता है विदर्भ के हैं। तो सिर्फ ये गढ़चिरौली की वजह से नहीं सर, गढ़चिरौली देखिए, आज देखिए डाटा सेंटर आ रहे हैं, डाटा सेंटर को पावर चाहिए बहुत, तो पावर प्लांट बहुत आ रहे हैं, और सोलार बहुत सारे पूरे देश में सोलार आ रहे हैं, तो सोलार इंडस्ट्री बहुत आ रही है, मतलब सोलार पैनल वाले। डिफेंस के बहुत सारे यहाँ पे यूनिट आ रहे हैं मिहान रहने के कारण, एक्सपोर्ट यूनिटेड। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही जगह बढ़ रहे हैं। तो विदर्भ की जो प्लानिंग इस समय जो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने की है, वो बहुत अच्छी प्लानिंग की है उन्होंने। उनकी एक और मैं दाद दूंगा इस बार की, जो तीसरी टर्म है, वो एक सिर्फ विदर्भ पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं उन्होंने। अभी देखो शिरडी में भी डिफेंस अब एक नीबे इंडस्ट्री बोल के जो सोलार जैसी ही एक कंपनी है, उसको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कैसा है कि एक ही जगह नहीं की, जैसे पहले वो वेस्टर्न महाराष्ट्र ही ग्रो कर रहा था, बस देवेंद्र जी ऐसा नहीं कर रहे, वो सबको समान समान बांट के दे रहे, कोई किसी को कुछ दे रहे, किसी को कुछ दे रहे, तो ग्रोथ अच्छी है। लेकिन विदर्भ लीड करेगा, विदर्भ लीड करेगा और देश में एक तरीके से लीड कर सकता है। देश की जीडीपी में पूरे महाराष्ट्र का आज भी बड़ा रोल है, लेकिन महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जीडीपी विदर्भ बढ़ाएगा। हाँ। और एक सवाल ये भी है, पता नहीं ये सवाल मौजूदा परिस्थितियों में जायज़ है कि नहीं है, कि जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग खत्म कर रहे हैं एक तरीके से इन उद्योगों के माध्यम से, तो आगे का भविष्य क्या होगा? सर देखिए, ऐसा है कि पहले हम लोग अनजान थे कि पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था प्रकृति का, लेकिन आज ही मतलब आपने देखा कि गडकरी साहब ने, देवेंद्र जी ने, दोनों ने भी ये घोषणा की कि 30 लाख पेड़ वो लोग लगाने वाले हैं। देखिए, संसाधन तो यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में प्रकृति का संयम इस तरह से होगा कि हम उसको बैलेंस कर दें। जहाँ पर कोई खनिज नहीं है तो वहाँ पर पेड़ लगा दें, और जहाँ खनिज है वो खनिज का दोहन कर ले, तो दोनों चीज़ बैलेंस कर। देखिए, ग्रोथ बिना इसके तो होगी नहीं। आज जो है चाइना जो ग्रोथ, चाइना की जो इतनी बड़ी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है लिथियम बैटरी। अपने मिनरल को तो उन्होंने यूज़ किया ना, प्रॉपर वैल्यूडेशन किया। तो अब तो हमने भी खोज लिया गया था, हमने भी खोज। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए, इसको बोल करके जो पर्यावरणवादी जो रोकते हैं वो ठीक नहीं। आप पर्यावरण करवाओ ना, मतलब जितना फॉरेस्ट कवर है वो कम नहीं होना चाहिए। हमारी जो प्राकृतिक, देखिए इसके अगेन मैं आऊँगा कि अगर आपको पर्यावरण बचाना है तो गौ विज्ञान का साथ लेना ही पड़ेगा। और हम जो माध्यम पहुँचा रहे हैं, देखिए एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक तरफ प्रकृति, दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। और हमारे जो 75% जो किसान भाई है उनको समृद्ध नहीं अगर बनाए, अब 2% 5% लोगों को ही पैसा वाला बनाए, तो फिर वो आपकी ना सार्थकता नहीं है सफलता में। मैं तो देवेंद्र जी को भी कहूँगा कि अगर सफलता में सार्थकता, जो हमारे सबके इतने, जैसे ये महामानव ही बोलूँगा, ये लोग जो बोल रहे हैं, तो सफलता विदर्भ की भी जब ही होगी जब हम सार्थकता कहें। सार्थकता विदर्भ के किसानों की आत्महत्या बंद होना चाहिए, उनकी समृद्धि होना चाहिए। तो उनकी समृद्धि जब ही होगी जब हम उनको सही में मदद पहुंचाएंगे। वो ये जो लाड़की बहना वो सब कैसा है सर, ठीक है, उन चुनाव जीतने के लिए ठीक है, लेकिन जो नीचे पहुंचाना है ना वो बहुत ज़रूरी है, किसानों को ही पहुंचाना। बिल्कुल। पद्मेश जी, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बातचीत करके, लेकिन इस बातचीत को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, 2 चीज़ें कि आपका जो जीवन है इसमें परिवार की भूमिका क्या है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक भी दिन नहीं रहता है कि जिस दिन आपके स्टेटस में आपकी
माता जी से जुड़ा हुआ स्टेटस ना रहे, तो आपकी माता जी से जुड़े हुए क्या भाव आपके मन में है, या उनकी क्या भूमिका है आपको एक तरीके से गढ़ने में, बनाने में, तैयार करने में? सर मैं माँ मेरे लिए माँ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मेरे लिए भगवान से बड़ा है। भगवान बहुत छोटा है उनके आगे। मेरे पास बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ संडे को भजन होता है, तो इस्कॉन के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 18 साल 20 साल 25 साल के आते हैं, और वो कई बार भजन में तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, पहले भजन करेंगे फिर थोड़ा सा वो डाइवर्ट, बच्चे हैं। तो इस्कॉन के जो बड़े संत लोग मेरे पास लेके आते हैं, बोले देखो ये इन्होंने सब कुछ पा लिया है और ये अब भगवान पे लग गए, इनसे समझो, क्योंकि वो मेरे सब समृद्धि देखते हैं, आज भी मेरे पास तो है। तो बाबूजी क्या लगता है आपको, हम ठीक रास्ते में हैं क्या? तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कोई पुण्य उदय हुए जब तुम ये लाइन पे आए हो। तो बोले बाबूजी आप इतने आध्यात्मिक हो गए हो, ये मैंने बोला बचपन से हूँ, मैं आज नहीं हुआ हूँ, और मैं दुख में भगवान को नहीं बचता, मैं सुख में बचता हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। भले ही पद्मेश गुप्ता की फोटो लंबे समय तक पेज 3 पेजों में सर आज अखबारों भी के मैं क्या बोल रहा हूँ, छपी रही हो, लेकिन वो पहले से शुरू से ही आध्यात्मिक। मैं मेरे एक स्टेटस में विनोद अग्रवाल जी के साथ मेरी फोटो है जी, आप देखिएगा, मैं तब भी भजन गाता था, मैं आज भी भजन गाता हूँ, मरते दम तक भगवान का भक्त रहूंगा। वो मेरी माँ ने मुझे अपने दूध में पिलाया है। तो माँ जो है ना सर, तो वो बच्चे पूछते हैं कि आपने भगवान को देखा है? तो मैंने भगवान का स्वभाव डिस्क्राइब किया। मतलब तू रोता है तो वो रोती है, तू हंसता है तो वो हंसती है। मैं बोला तेरे दुख में अगर कोई बोल दे कि इसके पैर में कैंसर है और इसका पैर कटवाना पड़ेगा, जो तेरे इतने से लगने पर दुनिया भर के देवी देवताओं को पूज जाती है, व्रत करती है, उपास करती है कि भाई इसका ये परीक्षा में पास हो जाए, ये कर ले, क्या क्या नहीं करती है। लेकिन अगर वो डॉक्टर बोले कि इसका पैर डैमेज हो गया, इसको कटवाना जरूरी नहीं तो मर जाएगा, वही माँ तेरे को हॉस्पिटल ले जाती पैर कटवाने में। मतलब भगवान भी वैसा ही है। भगवान और माँ में फ़र्क कभी मत समझना। मैं बोला ये चित्रकारों की, मूर्तिकारों की ये सब कला है कि कोई ने बांसुरी के साथ बना दिया, कोई ने ऐसी मूर्ति बना दिया, कोई ने, किसी ने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन भगवान सबके पास आए माँ के रूप में। तो अगर तेरे पास माँ है ना बेटा, वही भगवान है। कोई दूसरे भगवान को ढूंढने की कोशिश मत करना, वो जो आशीर्वाद देगी ना भगवान से ज़्यादा देगी। और आपको बताऊँ सर, ग्रहों को आप अगर मानते हो तो सच्चाई बता देता हूँ मैं आज आपको, आपके माध्यम से सबको बताता हूँ कि मानसिक रोगी जो होएगा तो चंद्रमा उसका खराब होता है, और चंद्रमा है माँ और सूर्य है पिता। अगर आपकी माँ, जब भी आप दुखी हो जाओ, मैं आज आपको ना द्विवेदी जी एक दोस्त के नाते समझा रहा हूँ, कभी मन थोड़ा सा भी उदास हो ना, बस अपनी माँ को याद करो। उसकी पुरानी जो, जिसको कहते हैं ना कि जो भी माँ ने अच्छे बुरे कभी आपको प्यार किया, कभी लाड़ा, कभी कुछ किया, आप याद करोगे ना, आपकी वो मन की दुख जो है, मन की जन प्रसन्नता में उनकी याद करके, आपकी माँ शायद जीवित होगी, मेरी माँ है नहीं, तो मैं याद करता हूँ तो मुझे उनकी वो सब बातें याद आती है, मैं आनंदित हो जाता हूँ। तो आपका जो मानसिक रोग है वो चंद्रमा खराब होने से होता है, और चंद्रमा है माँ, माँ लिखता है ना चंद्रमा, तो आप देखना आपके जीवन में परिवर्तन आता है। ऐसे ही पिता है सूर्य, वो हरदम जो है तपिश देता है, लेकिन अगर तप नहीं मिलेगा तो कोई फल ही नहीं पकेगा। तो दोनों चाहिए, माँ का प्रेम चाहिए, वो मिठास देती है, और ये तपिश। तो ग्रहों के हिसाब से भी माँ बाप का बहुत बड़ा महत्व है। मेरे जीवन में मेरी माँ मेरी हीरो है, मेरी आदर्श रही है, मेरी मार्गदर्शक रही है, मेरी भगवान रही है। मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो एक कल्पना मेरे मन में आई, जो आपने बताया आपके बर्डी के घर की कहानी। एक मतलब उसे हम कह सकते हैं कि संपन्न घर में एक महिला रहती है, अच्छा खासा घर है, जिसने भी मतलब महाजन मार्केट में आपका घर है, कई लोग जानते भी होंगे कि वहाँ घर है। वहाँ बता रहे हैं कि उस संपन्न से घर में जिसके आर्थिक स्थिति सब ठीक होगी, सब कुछ होगी,
फिर भी वो गांव नहीं है, शहर है। और आज से 30 साल 40 साल पहले भी बहुत एक तरीके से बड़ा ही शहर नागपुर रहा होगा। वहाँ पे वो किस तरीके से रुचि के साथ में गायों की सेवा कर रही हैं, और एक गाय की नहीं कई गायों की सेवा कर रही हैं, वो भी अपने आप में एक तरीके से। सर अगर सच बताऊं कि मैं चाहता हूं कि हर एक को मेरी माँ जैसी माँ मिले, और जब जब मैं जन्म लूं मेरे को वही माँ मिले जो लीडर थी, जो नीडर थी, जो भक्त थी। जब भगवान के सामने बैठ जाए तो मीरा बन जाती थी, और जब हम लोग के सामने आ जाए तो हिटलर बन जाती थी। तो जो कुछ भी पाया है ना मैंने, भक्ति पाई है, या व्यापार में निडरता पाई है, या लीडरशिप अगर मैंने सीखी है, जो मेरी आप लोगों ने मेरी ओरेटरी स्किल की थोड़ी तारीफ की, वो भी मैंने उन्हीं से सीखा है। वो बहुत अच्छा बोलती थी, वो बहुत अच्छा भजन गाती थी। तो मेरी हर बात पे मैं आज भी आपके माध्यम से, वो तो है नहीं, लेकिन मैं उनसे उनका नाम लेती भाव विभोर हो जाता हूँ। भावुक हो गए हैं। हाँ। और जैसे कि आपने एक जिक्र किया कि हमारे सामने आती हैं माँ तो हिटलर बन जाती हैं, तो ये भी कभी कभी होता है कि 3-4 दिन ऐसे गुजर जाएं और माँ की डांट ना मिले। आज भी एक व्यक्ति इतना बड़ा हो गया है, लेकिन एक माँ ही है कि जो आपको डांट देती है, और किसी भी परिस्थिति में डांट देती है, और किसी भी परिस्थिति में बोल देती है। और वो अगर डांट ना मिले तो वो भी आदमी को खलता है कि अरे सब कुछ ठीक तो है कि नहीं, कि माँ ने डांटा नहीं है आज। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में आए और इतनी अच्छी अच्छी आपसे बातें हुई, और आपके जीवन का एक तरीके से जो सार है वो हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए। और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको धार्मिक चश्मे से हम अगर ना भी देखें, बिल्कुल धार्मिक चश्मा नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए वो कर्म प्रधान विश्व करी राका, जो जस करें तो तस फल चाका। तो हम अपने कर्म को बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं, इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि किसानों को सुख पहुँचे, रूरल इंडिया डेवलप हो, गौ माता की खूब रक्षा हो, वो इतनी कीमती बन जाए कि उनका गोबर ढूंढने को ना मिले, गौमूत्र इतना पवित्र इतना महंगा हो जाए कि किसी को गौमूत्र के लिए भी लाइन लगाना पड़े, वो लेवल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों ने पूरे यूसीएन टीम ने, प्रोमोटर्स ने जो हम पर इतना कृपा रखी, हमको बुलाया, मैं खूब खूब आप लोग का आभारी हूँ। द्विवेदी जी आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मेरी जो बात अच्छी लगी होगी, कोई मेरे से गलती हुई होगी तो मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत अच्छी मैं बातें भावुक होकर के, मैं कोई तैयारी करके मैंने तो आया नहीं ना, मैं कोई बातचीत का मजा भी ऐसे ही आता है कि बिना तैयारियों के बातचीत करे तब आदमी तो मैं मन दिल से बात करा, कोई पता नहीं वो क्या चीज़ करेक्ट है क्या गलत है, मैं कोई सोच समझ के बात नहीं किया। और मेरा उद्देश्य बहुत पवित्र है, उद्देश्य बहुत क्लियर है। मुझे कोई प्रसिद्धि के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम अपने शांता सुखाय के लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी का कोई ना तो कोई राज्यसभा या लोकसभा या फलाना या खलाना, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सब कुछ हासिल कर लिया जीवन में। तो बोले ना वो जो बोलते हैं ना कि आनंद में जिसको जो बोलता हूँ कि एक जो जिसको बोलते हैं कि आनंद की जो सीमा है, मैं उसमें बहुत अवगाहन कर रहा हूँ और खूब आनंदित हूँ। एक कोई सीए के साथ में मैं बैठा था तो उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक बारी मुझे बताया था कि एक समय के बाद में आपके अकाउंट में जितना पैसा है वो अगर आ गया, उसके बाद से आपका पैसे का भी मोह खत्म हो जाता है। होता था सर। अभी आज की डेट में आपको बताऊं कि मेरे बच्चे इतना मेरा ध्यान रखते हैं कि मैं मतलब जिसको बोलते हैं ना फूलों पे मेरे पैर गिरे, ऐसी उनकी कोशिश रहती है। बच्चों की बहुत मेहनत करते हैं और उनको मेरे पर फ़क्र है। आज अगर पिता सबसे बड़ा जो है, अगर उसके परिवार में उसकी इज्जत नहीं हो तो उस इज्जत का क्या फ़ायदा, बाज़ार में आप खरीद रहे हो इज्जत। तो मैं मेरे परिवार में, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरी पोतियाँ मेरे बहुत इज्जत करते हैं और समाज में मेरी बहुत इज्जत है। और बाकी जो प्रारब्ध है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, वो चलता रहेगा। ये साइकिल है सर। अभी देखिए एक समय में अपने नागपुर में श्री राम भवन फैकार वाले कभी नगर सेठ हुआ करते थे। आप गणेश जी देखने जाते होंगे बचपन में, कभी गंगाराम जी नगर सेठ हुआ करते थे। ये तो बदलता रहता है।
आज कितने बड़े बड़े राजमहल खंडर हो गए, तो वो सुख नहीं है। अगर पैसे में सुख होता तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं बनते, फिर बिरला जी बनते, रतन टाटा बनते। पैसे में सुख नहीं है सर, त्याग में सुख है। वो मैंने जिया है, मैंने दोनों चीज़ देख ली। मैंने लाइफ का ग्लैमर भी देखा और मैंने ये भी देखा। तो मैं इसलिए नहीं कि मैं वहाँ से लुढ़क गया हूँ इसलिए ये बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं वो भी दुनिया में हूँ, ये भी दुनिया में, दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। अल्टीमेटली स्वांता सुख है, सबसे बड़ा सुख है। तो ऐसा है। एक कोई शेर या कविता जो आपको रेखांकित कर दे और उसी से हम बातचीत को समाप्त करें। तो मैं जो है ना, मतलब अब ऐसा थोड़ा भावुक हो गया हूँ, तो मेरे को ना से मतलब दिमाग से थोड़ा तो ऐसा है कि जंजीरों में जकड़ा हूँ, जंजीरों में जकड़ा हूँ पर झुका नहीं हूँ मैं। जंजीरों में जकड़ा हूँ पर झुका नहीं हूँ मैं, हालातों से टूटा हूँ पर झुका नहीं हूँ मैं। हालातों से टूटा हूँ पर हारा नहीं हूँ मैं। जो समझते हैं मैं ख़त्म हो गया, जो समझते हैं ख़त्म हो गया, बता दो उन्हें जाकर कि रुका हूँ अभी मरा नहीं हूँ मैं। वाह रुका हूँ अभी मरा नहीं हूँ मैं। तो मैं भैया, मैं अपना नाम अमर करने की कोशिश करूँगा। एक ऐसा मुकाम मेरे को हासिल करना है कि मैं गरीबों का सहारा बनूँ, मैं काश्तकारों का सहारा बनूँ, मैं गाँव की दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ स्थापित करूँ कि अपना जीवन सार्थक बना लूँ। सब कुछ देख लिया दुनिया में, अब कुछ देखना बाकी नहीं। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, थैंक यू।